हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान प्रश्न पत्र 1 में प्रमुख राजनीतिक विचारकों की इस सीरीज में पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का इस क्रम को कंटिन्यू रखते हुए प्लेटो के बाद अब हम बात करेंगे अरस्तू पर, जिसके अंतर्गत दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे कि अरस्तू के शासन का वर्गीकरण किस प्रकार से वर्णित है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में। दोस्तों, इनकी प्रसिद्ध जो पुस्तक है, पुस्तक में किस प्रकार से इन्होंने शासन के विभिन्न अलग अलग शासनों का वर्णन किया है, अलग अलग शासनों का वर्गीकरण किया है, विभिन्न शासन पद्धतियों में अंतर को बताने का प्रयास किया है, उन सब पर हमारा एक समग्र चर्चा होगी। इस सब के अलावा दोस्तों, जो पहली बार हमारे सेशन पर आए हैं उनको बता दूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, लोधाजी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर सभी विषयों को पूरे विस्तार से पढ़ाया जाता है दोस्तों, विद क्लास नोट्स। क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। दोस्तों, इस सीरीज का हमारा ये 10वां लेक्चर होने जा रहा है। दोस्तों, इन सब के अलावा अगर आपको हमारी सीरीज अर्थात ये हमारे सभी लेक्चर क्रम अनुसार नहीं मिल पाते हैं दोस्तों, तो एक बार हमारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, जहां पर आपके विषय से संबंधित सभी लेक्चर क्रम अनुसार उपलब्ध करवा दिए गए हैं, जिन्हें आप आराम से उनको देख करके दोस्तों अपनी स्टडी को बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर दोस्तों आपके डाउट को जो है क्लियर करने के लिए, ताकि आप अपने जो भी डाउट है उन्हें हमारे साथ शेयर करके हमसे डिस्कस कर सके, इसके लिए आपको व्हाट्सएप फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है यहाँ पर। इस सब के अलावा दोस्तों, टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लेंगे आप, तो आप वहां से सभी क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, क्लास नोट्स याद रखें, टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है दोस्तों। अभी तक के पूरे इस सीरीज में दोस्तों, अभी तक के सीरीज में हमारी प्लेटो पर चर्चा कंप्लीट हो चुकी है। आज का जो सेशन होगा दोस्तों, ये अरस्तू पर होगा। अरस्तू के इस पूरे सेशन में हम बात करने वाले हैं अरस्तू के शासन का वर्गीकरण, राज्य की उत्पत्ति, क्रांति, नागरिकता, संपत्ति या दास प्रथा से संबंधित क्या विचार इन्होंने प्रस्तुत किए हैं अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं अरस्तू की, और सबसे पहले इनकी शुरुआत करेंगे इनके विचार से। इनके दोस्तों कुछ इस प्रकार के विचार थे जो हमें अपने आप में मोटिवेट करते हैं। बिना पागलपन के किसी भी महान दिमाग का अस्तित्व नहीं होता है। सोचिए दोस्तों, इस 4 लाइन के इस कोड में उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी है कि किसी भी बिना पागलपन के किसी स्वस्थ दिमाग या महान दिमाग का अस्तित्व नहीं है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए आपको पागल होना पड़ेगा। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर के पागल है, तो आप एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। तो इस प्रकार के विचार दोस्तों इन्होंने, हालांकि इनके सुविचारों में एक लंबी सूची है इनके सुविचारों की, अगर आप गूगल करेंगे तो सब प्रकार के दोस्तों इनको विचार भी आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। और बाकी ऐसे लोगों के विचार आपको पढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि आप अपने आप में मोटिवेट होते रहते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, समझते हैं कि आज का हमारे पूरे टॉपिक का सारांश क्या है, किस प्रकार से हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो 4 पॉइंटों के माध्यम से हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इस पूरे लेक्चर में 4 पॉइंटों के माध्यम से इसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों से बात करेंगे व्याख्या की। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी व्याख्या। व्याख्या के बाद में शासन का वर्गीकरण देखेंगे, किस प्रकार से इन्होंने अलग अलग शासन व्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। फिर देखेंगे वर्गीकरण का महत्व क्या है और वर्गीकरण की आलोचना। तो चलिए बिना देर गवाए, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं अपने सेशन को और बढ़ते हैं डायरेक्ट इसकी व्याख्या की ओर। व्याख्या में दोस्तों हम इसकी व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं कि जैसा आप सभी को पता है, अरस्तु प्लेटो का शिष्य है। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। तो प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स के तीसरे, चौथे और छठे खंडों में राज्य, संविधान और सरकार संबंधी विचार प्रकट किए हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये बात बिल्कुल विशेषकर दिमाग में रखनी है कि अरस्तु ने जो राज्य से संबंधित बातें की है, वो उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में की है। और पॉलिटिक्स के भी तीसरे, चौथे और छठे खंड में अर्थात भाग में उन्होंने इस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य और संविधान एक ही बात है। यदि किसी राज्य के संविधान में परिवर्तन हो जाता है तो उस राज्य में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। इसका अर्थ ये हुआ कि अरस्तु ये मानते थे कि राज्य और संविधान अलग अलग नहीं है, बल्कि संविधान और राज्य दोनों एक ही धारणा है। अगर हम संविधान में परिवर्तन करते हैं तो राज्य में भी परिवर्तन होना
स्वाभाविक है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने दोनों को एक ही बात मानी है। और याद रखेंगे इस पॉइंट को, क्योंकि आलोचना, इस आलोचकों ने इस पॉइंट को आलोचना के माध्यम से लिया है और इस पर भाई इन्होंने आलोचना की है। ठीक है ना, एक सेकंड, इसकी लाइटिंग की बड़ी प्रॉब्लम है यार, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, इसी में बात करेंगे हम कि पॉलिटिक्स में एक शासनों का जो वर्गीकरण है इनका, यह इतना विवेकपूर्ण है कि वर्तमान में भी यह सही प्रतीत होता है। देखिए, जब भी हम किसी विचारक पर बात करते हैं, किसी जो है पॉलिटिकल थिंकर पर बात करते हैं दोस्तों, तो उनके समग्र विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। इन सभी सेशनों में, अर्थात जब हम विचारकों पर बात कर रहे हैं, तो इसमें ना आपके विचार होंगे, ना मेरे विचार होंगे, ना ही किसी अन्य के विचार, बल्कि इसमें वही विचार होंगे दोस्तों जिनके बारे में हम ध्यान डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी कुल मिलाकर के हम अरस्तु से संबंधित विचार ही यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, चाहे वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संभव हो या ना हो, है ना। जरूरी नहीं है कि प्राचीन समय के जो विचार थे वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी, वर्तमान समय में भी वो उसी प्रकार से कार्य करे जैसे प्राचीन समय में करते थे, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना। तो पॉलिटिक्स में दोस्तों, जो पॉलिटिक्स अरस्तु ने लिखी है, नाम याद रखेंगे इनकी पुस्तक का, पॉलिटिक्स जो अरस्तु ने लिखी है, उसमें शासन का वर्गीकरण, अर्थात जो अलग अलग शासन है उनका अर्थ इस प्रकार से उन्होंने बताया है, अर्थात वर्गीकरण इस प्रकार से किया है कि वर्तमान में भी वो सही, उचित और सटीक लगता है ना। तो सही लगता है। अरस्तु ने दोस्तों अपनी ये पॉलिटिक्स लिखने से पहले लगभग 158 संविधानों का अध्ययन, सोचिए कितनी बड़ी बात है कि ऐसे ही लोग महान नहीं बन जाते ना यार, ऐसे ही लोग महान नहीं बन जाते। अब सोचिए आपकी 158 संविधानों का अध्ययन किया इन्होंने ये पुस्तक लिखने से पहले, तो लगभग 158 संविधानों का अध्ययन करने के बाद शासन या संविधान के वर्गीकरण का तार्किक विचार इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स पुस्तक में अंगीकृत किया, लिखा है ना। हम 158 संविधान, जब सोचिए एक अकेली पर्सनालिटी ने 158 संविधान पढ़े, 158 तो हम लोगों से किताबें नहीं पढ़ी जाती है ना, एक बड़ा बर्डन हो जाता है, बल्कि पूरे साल में 6 किताब पढ़ने में पसीने छूट जाते हैं। तो इन्होंने 158 संविधान का अध्ययन कैसे किया होगा, एक सोचने वाली बात है। तो दोस्तों कुछ जो महान विभूतियां होती है, कुछ ऐसे ही नहीं बन जाते हैं ये लोग, कुछ ऐसे ही इनके विचार महान नहीं होते हैं। तो आगे बढ़ते दोस्तों, इसी क्रम में हम बात करेंगे इनके शासन का वर्गीकरण का, कि ये हमने अभी तक व्याख्या देखी है 3 पॉइंटों के माध्यम से। अब हम देखेंगे इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, अर्थात इन्होंने किस प्रकार से वर्गीकरण किया था शासन का। तो वर्गीकरण के अंतर्गत शासन के वर्गीकरण के अंतर्गत दोस्तों हम इसको 6 पॉइंटों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। 6 पॉइंट हैं इसमें, आपने भलीभांति रूप से देख लिया, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र या मध्यम वर्गीय तंत्र, निरंकुश तंत्र, वर्ग तंत्र, प्रजातंत्र या समूह तंत्र। में स्पीड से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अंदर चल के हम इनको विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक एक करके दोस्तों इन सबको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्गीकरण का भी क्या मतलब होता है उसको जरा समझ लेते हैं। तो वर्गीकरण को पहले स्लाइड को पढ़िए, उसके बाद साथ साथ में व्यवहारिक रूप से भी समझाते चलता हूँ। क्योंकि यार दोस्तों क्या होता है कि एक बार स्लाइड पढ़ते फिर व्यवहारिक रूप समझाते हैं आपको, तो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। इस कारण से अब स्लाइड के साथ ही आपको व्यवहारिक रूप से समझाते भी चलेंगे, जिससे स्लाइड भी कंप्लीट हो चलेगी और आप समझते भी चलेंगे, है ना, जिससे आपका टाइम भी थोड़ा बच जाएगा। अरस्तु ने यूनान में प्रचलित लगभग 150 संविधानों एवं राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। उसके बाद उसने राज्य संविधान का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो अरस्तु ने राज्य के वर्गीकरण के अंतर्गत जो भी अपने विचार रखे हैं, वो विचार इन्होंने ऐसे ही नहीं रखे, बल्कि लगभग उस समय के जो 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद में, उनके अलग अलग देशों, अलग अलग राज्यों की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद में उन्होंने अपने विचार रखे हैं जो राज्य से संबंधित थे। इसीलिए उनके राज्य का वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ना। अरस्तु के अनुसार राज्य का जो संविधान है वो 2 बातों का उल्लेख करता है। राज्य में जो संविधान होता है वो 2 बातों का उल्लेख करता है, अर्थात कि प्रत्येक राज्य के संविधान में ऐसी 2 बातें होना ही चाहिए और वो 2 बातें कौन कौन सी है। पहला तो ये कि उस राज्य में संप्रभुता का निवास कहाँ है, अर्थात ये कि जो संविधान उस राज्य में बनाया गया है, उस संविधान में संप्रभुता को कितना महत्व दिया जा रहा है, कितना, कौन सा स्थान दिया जा रहा है ना। संप्रभुता कितनी है उस राज्य में, तो संविधान कितनी संप्रभुता का वर्णन करता है, पहली बात। दूसरा है कि शासकों का जो शासक हैं, उस संविधान के द्वारा जो शासक स्थापित किए गए उस राज्य के, उन शासकों का मूल उद्देश्य क्या है, उन शासकों का मूल उद्देश्य क्या है। तो इन बातों को, ये 2 बातें संविधान के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है ना। तो अरस्तु के ही शब्दों में अरस्तु ने अपने पॉलिटिक्स किताब में, पॉलिटिक्स जो उनकी बुक है उसके अंदर कोड किया, लिखा है कि निरंकुश तंत्र एक प्रकार का राजतंत्र है। क्या है? निरंकुश तंत्र जो है एक, देखिए अलग अलग शासन व्यवस्था है, हालांकि हम अंदर चल के इनको डिटेल में समझने वाले हैं कि निरंकुश तंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है, ये सब समझाऊंगा मैं आपको। थोड़ा सा शॉर्ट में बढ़ेंगे आगे, ज्यादा वक्त टाइम नहीं लगेगा। तो निरंकुश तंत्र, जो निरंकुश तंत्र है अरस्तु के ही शब्दों में, निरंकुश तंत्र एक प्रकार का राजतंत्र ही है। जो निरंकुश तंत्र जो शासन व्यवस्था होती है एक प्रकार की राजतंत्र शासन व्यवस्था ही है, जिसके सामने केवल राजा का ही हित होता है। ठीक है। तो निरंकुश तंत्र में सर्वप्रथम जो हित होता है वो किसका होता है? राजा का हित होता है। अर्थात कि जो राजा होता है वो सिर्फ अपने लिए कार्य करता है, सबसे पहले राजा का ही हित होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। धनी तंत्र एक शासन व्यवस्था अलग है, तो उसमें धनी लोगों का हित समाहित होता है, धनी लोगों का हित होता है। उसी प्रकार से एक समूह तंत्र या प्रजातंत्र है, और समूह तंत्र या प्रजातंत्र में जरूरतमंदों का हित समाहित होता है, हित समाहित होता है। अर्थात सबका हित जो है सबका सामान्य हित नहीं होता। तो इसमें देखिए किस, जो आपके प्रजातंत्र है इसके अलावा जो इतने भी अन्य शासन व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में किसी में भी सबका हित नहीं होता, सार्वजनिक हित नहीं होता है। तो इनके इन शब्दों से आपको एक बात तो क्लियर हो जाती है कि अरस्तु ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि जो प्रजातंत्र या समूह तंत्र है सिर्फ उसी में सार्वजनिक हित है, अर्थात सबका हित है। इसके अलावा जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हैं किसी में भी सार्वजनिक हित समाहित नहीं है। ठीक है ना, सार्वजनिक हित समाहित नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर दोस्तों, इसको इन जो शासनों का वर्गीकरण अरस्तु ने किया है उनको कुछ इस टेबल के माध्यम से भली भांति रूप से आप समझ लेंगे, बहुत अच्छे से दोस्तों समझ आएगा। थोड़ा सा बस आप कॉन्सेंट्रेशन बना के रखे। देखिए इसको कि प्रथम एरो में हमने दिया है कि शासकों की संख्या दी गई है पहले में। इसके अलावा राज्य का शुद्ध स्वरूप और राज्य का विकृत स्वरूप। अब इसको समझेंगे कि दोस्तों जिस शासन व्यवस्था में एक व्यक्ति का शासन होता है, एक व्यक्ति का शासन होता है, वो कैसी शासन व्यवस्था होती, तो उसी को हम कहते हैं राजतंत्र, उसको कहते हैं राजतंत्र, जिसमें एक व्यक्ति शासन करता है ना। जैसे एक व्यक्ति शासन करता है उसी को राजतंत्र या उसी को जो है हम निरंकुश तंत्र कह सकते हैं। ठीक है ना। तो जब ये अगर ये राज्य, अगर देखिए जहां जिस राज्य की शासन व्यवस्था में एक व्यक्ति का शासन है और वो शासन अगर उचित रूप से चल रहा है तो वो राजतंत्र है। लेकिन अगर उसमें निरंकुशता आ जाती है, वो राजा सिर्फ और सिर्फ अपना ही हित सर्वोपरि मानता है, तो उस परिस्थिति में वो शासन व्यवस्था जो है निरंकुश राजतंत्र का रूप धारण कर लेगी। तो वो कैसी शासन व्यवस्था बन जाएगी? निरंकुश शासन व्यवस्था का रूप धारण कर लेगी, तो निरंकुश शासन बन जाएगी। अर्थात कि राजा में निरंकुशता आ जाती है, वो उन असीमित शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है कुछ व्यक्तियों का शासन। तो एक अन्य शासन व्यवस्था और होती है जो होती है कुछ व्यक्तियों का शासन। कुछ व्यक्तियों का शासन, इससे पहली वाली कौन सी थी? एक व्यक्ति का शासन। इसके बाद में कुछ व्यक्तियों का शासन। तो अगर किसी देश पर, किसी राज्य में अगर कुछ व्यक्तियों का शासन हो, कुछ व्यक्तियों का, तो अब ये शब्दों से ही आपको प्रदर्शित हो रहा है, शब्दों से ही दिखाई पड़ रहा है कि यार कुछ व्यक्तियों का शासन, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर कि कुछ व्यक्ति अर्थात समूह का शासन यहाँ पर हो रहा है, कुछ एक ग्रुप का, एक समूह का शासन हो रहा है, जाति विशेष का शासन हो रहा है, एक वर्ग विशेष का शासन हो रहा है। तो कौन सा वर्ग शासन कर सकता है? अब वही व्यक्ति शासन या वही वर्ग शासन कर सकता है जो शक्तिशाली होगा। और प्राचीन समय से ही हम देखते आए हैं दोस्तों, जो कुलीन तंत्र वर्ग होता है समाज का वो सर्वाधिक शक्तिशाली पाया गया है ना। तो कुलीन तंत्र का शासन, इसी शासन व्यवस्था को हम कुलीन तंत्र का शासन कहेंगे। कुलीन तंत्र या अभिजात्य तंत्र का शासन, और इसका विकृत रूप हो जाएगा, विकृत अर्थात कि अगर शासन व्यवस्था को असीमित शक्तियों के साथ चलाया जाए तो विकृत रूप कहलाएगा वो जो है धनी तंत्र, धनी तंत्र। ठीक है। इसके अलावा अरस्तु के अनुसार एक शासन व्यवस्था और होती है, और वो होती है बहुत से व्यक्तियों का शासन या सार्वजनिक शासन। बहुत से व्यक्तियों का शासन या सार्वजनिक शासन, और ऐसी ही शासन व्यवस्था दोस्तों यहाँ कहलाती है मध्य वर्गीय शासन व्यवस्था या फिर प्रजातंत्र। प्रजातंत्र आप सभी इसको प्रजातंत्र या पॉलिटी के नाम से भी इसको याद रख सकते हैं, जहां पर सार्वजनिक लोगों के साथ के द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसमें इसका विकृत रूप हो जाएगा प्रजातंत्र या भीड़तंत्र। अब विकृत रूप मतलब क्या हुआ है? किसी का बिगड़ा हुआ रूप, इसी को हम विकृत रूप कहेंगे।
ठीक है। चलिए, इसके बाद में दोस्तों अब हम इनको एक एक करके इनका अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे कि जो भी शासन व्यवस्थाएं अरस्तू ने बताई है उन सभी शासन व्यवस्थाओं को वन बाय वन करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राजतंत्र की। ये राजतंत्र होता क्या है? तो इस शासन व्यवस्था में राज्य की समस्त सत्ता एक राजा के हाथों में होती है जो जन कल्याण में शासन करता है। ठीक है। जैसा कि हमने टेबल में समझा था कि एक व्यक्ति का शासन जब तक सुचारू रूप से चलता है तो वो राजतंत्र कहलाएगा, लेकिन अगर उसमें असीमित शक्तियां आ जाती है और उन शक्तियों का प्रयोग वो स्वयं के हित के लिए करने लगता है तो वही शासन व्यवस्था जो है निरंकुश तंत्र शासन व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाती है ना, अर्थात वो विकृत रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि इस शासन में राज्य की पूरी सत्ता, जो समस्त सत्ता जो है वो एक ही व्यक्ति के हाथों में अर्थात राजा के हाथों में होती है जो जनता के हित में कार्य करता है, जनता के हित में जन कल्याण के लिए कार्य करता है। वह राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है। अरस्तु जो है राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता तो है, परंतु वो अरस्तु ये भी कहता है कि ये जो राजतंत्र है ये बहुत बड़ी अर्थात सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था तो है, लेकिन ऐसे राजा की खोज कहां से की जाए, ऐसे राजा की खोज कहां से की जाए जिसके पास सारी शक्तियां होने के बाद भी वो जनता के लिए कार्य करे, है ना। तो जनता के लिए कार्य करे ऐसा राजा या ऐसा शासक खोजना नामुमकिन जैसा है, असंभव जैसा प्रतीत होता है। तो ऐसा शासक मिलना कठिन होता है, यदि मिल भी जाए तो आवश्यक नहीं। अगर मान लो ऐसा शासक कोई मिल भी जाता है कि जनता की भलाई के लिए कार्य करता रहे, तो कोई जरूरी है कि उसके आने वाला उत्तराधिकार भी उसी प्रवृत्ति से उसी प्रकार से कार्य करेगा, जनता की भलाई में कार्य करेगा जैसा कि उसका पूर्व जो राज शासक कर रहा था? जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो राजतंत्र शासन व्यवस्था है वो स्थायी शासन व्यवस्था नहीं है, वो खंडित शासन व्यवस्था है, वो एक न एक समय खंडित हो जाएगी, बिखर जाएगी। इसके बाद में इन्होंने बात की है कुलीन तंत्र की। कुलीन तंत्र शासन क्या होता है इसको जरा समझ लीजिए दोस्तों। शासन सदा श्रेष्ठ व्यक्तियों के हाथों में होता है। तो ये जो कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था है, ऐसा शासन कुछ श्रेष्ठ व्यक्तियों के हाथों में, श्रेष्ठ व्यक्तियों को धनी व्यक्ति भी हम कह सकते हैं, तो श्रेष्ठ व्यक्तियों के हाथों में होता है। कुलीन तंत्र के निर्माण में तीन का योग रहता है। तो कुलीन तंत्र जो कुलीन कुलीन तंत्र का निर्माण होता है अर्थात कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था जब स्थापित होती है तो विशेषकर तीन गुणों के आधार पर होती है, और वो तीन है जन्म के आधार पर या संपत्ति के आधार पर या गुण के आधार पर। तो जिस कुलीन वर्ग की हम बात कर रहे हैं वो कुलीन वर्ग आता कहां से? या तो जन्म के आधार पर कोई एक वर्ग विशेष है समाज का, या फिर संपत्ति के आधार पर वो धनी वर्ग है इसलिए, या फिर गुणों के आधार पर बुद्धिमान वर्ग है इसलिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कुलीन वर्ग आता है, कुलीन वर्ग का निर्माण होता है। कुलीन तंत्र शासन में सामान्य जनता के हित में कुछ लोग शासन करते हैं। यह शासन प्रणाली भी स्थायी नहीं है, काल चक्र में इसका भी पतन हो जाता है, कुलीन तंत्र भी। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब तक शासन व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियां एक व्यक्ति में या कुछ व्यक्तियों के हाथों में रहेगी तब तक मतलब कि कंप्लीटली या कहें कि लंबे समय तक वो शक्तियों का प्रयोग या राज्य के शासन का जो कामकाज है वो सार्वजनिक हित में नहीं होगा। और जैसे ही उस शासन व्यवस्था का कार्य सार्वजनिक हित से होना बंद होगा, वैसे ही उस राज्य में क्रांति प्रारंभ हो जाएगी। और जब क्रांति होगी, जनता विद्रोह करेगी, तो उस शासन व्यवस्था का उखड़ना तय है। और जब एक शासन व्यवस्था समाप्त होती है तो नई प्रकार की शासन व्यवस्था वहां पर पनपती है ना। जैसे कि अगर राजतंत्र था, राजतंत्र खत्म हुआ तो हो सकता है वहां कुलीन तंत्र आ जाए, हो सकता है वहां लोकतंत्र या प्रजातंत्र आ जाए। तो इस प्रकार से परिवर्तन होते ही रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इनका प्रजातंत्र या मध्यवर्गीय तंत्र। अब दोस्तों यहाँ प्रजातंत्र और मध्यवर्गीय तंत्र ये एक इसकी धारणा थोड़ी सी अलग है, इसको जरा समझते हुए चलना। अरस्तु के सुशासन के अंतर्गत अर्थात अरस्तु के शासन के वर्गीकरण के अंतर्गत पोलिटी अर्थात की प्रजातंत्र प्रजातंत्र है जिसे अरस्तु सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक प्रशासन मानता है। अरस्तु ने सबसे ज्यादा व्यवहारिक अगर शासन व्यवस्था किसी को मानना है तो वो जो है प्रजातंत्र ही है, पॉलिटी ही है। यह शासन धनी तंत्र व प्रजातंत्र की ऐसी मिश्रित शासन प्रणाली है जो प्रजातंत्र के समानता व स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित है। अरस्तु पॉलिटी को ही देखिए, इसमें सिंपल सा है, इसमें सिर्फ साइट को पढ़ेंगे ताकि आपका डाटा मजबूत हो जाए, आपकी शब्दावलियां मजबूत हो जाए। बाकी
कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि अरस्तु जो है, अरस्तु ने जो अपनी पॉलिटी किताब लिखी है, जो अपनी पॉलिटी किताब लिखी, इस पॉलिटी के अंदर इन्होंने स्पष्ट वर्णन किया है कि अगर आज सबसे ज्यादा व्यवहारिक अगर कोई शासन व्यवस्था को देखा जाए तो सबसे ज्यादा व्यवहारिक शासन व्यवस्था प्रजातंत्र ही है। प्रजातंत्र को उन्होंने पॉलिटी के नाम से लिखा है, इंग्लिश में पॉलिटी के नाम से। तो प्रजातंत्र शासन व्यवस्था को ही इन्होंने मौलिक शासन व्यवस्था और सबसे ज्यादा व्यवहारिक शासन व्यवस्था बताया है, और उन्होंने कहा है कि इसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही सार्वजनिक हित की धारणा को हमेशा या लंबे समय तक धारण किया जा सकता है, और इस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थायी प्रवृत्ति की होती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था कैसी होती है? स्थायी प्रवृत्ति की होती है। इसका विभाजन या खंडित होना जो है इतना आसान नहीं होता है जितना कि अन्य शासन व्यवस्था है, क्योंकि प्रजातंत्र में क्रांति होना लगभग असंभव सा होता है। क्रांतियां नहीं होती है प्रजातंत्र में। क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्रजातंत्र में जनता का ही तो शासन होता है। लेकिन इसी में और कोड करते हुए इन्होंने ये भी कहा है, अरस्तु ने ये भी कहा है कि प्रजातंत्र बहुत अच्छी बात है, प्रजातंत्र शासन व्यवस्था बहुत अच्छी शासन व्यवस्था है, लेकिन अगर ये कानून रहित है, अगर इसमें कानून पर आधारित नहीं है और जनता के पास में असीमित अधिकार है, असीमित शक्तियां हैं, तो फिर वो भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सबसे जो है मानव जो है अगर भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात कि वो एक ऐसी शासन व्यवस्था का रूप धारण कर लेगी जो कभी भी फिर खंडित हो सकती है। ठीक है, तो हालांकि उन्होंने प्रजातंत्र को उचित माना है, लेकिन कहा है कि उसमें कानून भी होना चाहिए, संविधान के तहत वो प्रजातंत्र चलना चाहिए, ना कि पूरी तरह से जनता के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है निरंकुश तंत्र। निरंकुश तंत्र, तो दोस्तों निरंकुश तंत्र से आप भली भांति रूप से प्रचलित है, परिचित है। निरंकुश तंत्र में जो शासन व्यवस्था होती है, आपने प्रथम स्लाइड में भी देखा था पॉइंट नंबर 1 में, निरंकुश तंत्र या राजतंत्र। भाई जो राजतंत्र होता है जिसमें एक व्यक्ति के हाथों में संपूर्ण शक्तियां होती है, जब तक वो उचित रूप से शासन व्यवस्था का संचालन करता है जनता के हित में, तब तक वो राजतंत्र कहलाएगा। और उसी राजतंत्र का अगर बिगड़ा हुआ रूप देके, हम विकृत रूप देके, तो वो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा आपका निरंकुश तंत्र, है ना। तो अरस्तु राजतंत्र विकृत हो जाने पर तानाशाही या निरंकुश तंत्र का रूप धारण कर लेता है। ऐसे शासन में एक व्यक्ति अपने स्वार्थ में निरंकुश शासन करता है। वही सेम सी बात है कि निरंकुश तंत्र के अंदर जो है राजा जो होता है वो अपने स्वार्थ के लिए अपने कार्य करता रहता है, सिर्फ अपने स्वार्थ में ही कार्य करता है। वर्ग तंत्र, नेक्स्ट है वर्ग तंत्र। वर्ग तंत्र, तो ये कुलीन तंत्र का विकृत रूप है। वर्ग तंत्र कुलीन तंत्र का विकृत रूप है। इसके अनेक भेद हो सकते हैं, जिसमें कोई वर्ग विशेष सत्ता का अधिपति बन सकता है। दोस्तों देखिए, वर्ग तंत्र अर्थात एक वर्ग विशेष का शासन, एक वर्ग विशेष का शासन, और एक ऐसे वर्ग विशेष शासन में कुछ लोगों का शासन व्यवस्था होती है जो अपने हित में कार्य करने लगते हैं, सिर्फ अपने हित में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के शासन व्यवस्था को भी अरस्तु ने धनी तंत्र के साथ में धनी तंत्र के समान बताया, धनी तंत्र के समान बताया है। और इसमें दोस्तों सही आधार जनसंख्या नहीं, बल्कि उनका आधार क्या होता है? धन होता है। उनका आधार जनसंख्या ना होकर के धन होता, अर्थात कि कार्य करने का जो आधार है ना उनका, किसका? वर्ग तंत्र का, वो अपने वर्ग के हित में ही कार्य करते हैं, जनता के हित में नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रजातंत्र या समूह तंत्र। अरस्तु का सबसे विश्वसनीय तंत्र जो है वो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र या समूह तंत्र है। अरस्तु के अनुसार निर्धनों की संख्या अधिक होने से प्रजातंत्र अपने विकृत रूप में पहुंच जाता है, जो कि प्रजातंत्र है। तो अरस्तु के अनुसार प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें बहुसंख्यक निर्धन जनता के हाथों में शासन होता है। तो अरस्तु का कहना है कि प्रजातंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जो शासन व्यवस्था की बागडोर होती है वो सामान्य जनता के हाथों में होती है। इस प्रकार इस शासन की दो विशेषताएं होती है कि इस शासन में निर्धनों का शासन होता है और बहुसंख्यकों का शासन होता है। निर्धनों का शासन और बहुसंख्या का शासन होता है। अरस्तु प्रजातंत्र का सम्मान करता है, लेकिन वो स्पष्ट कहता है कि कानून रहित प्रजातंत्र या असीमित प्रजातंत्र का इनका विरोध भी करता है। इस प्रकार वह प्रजातंत्र के समानता और स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान करता है। अर्थात ये कि अरस्तु ने कहा है कि अगर संविधान के साथ में, कानून के साथ में अगर प्रजातंत्र की स्थापना होती है किसी राज्य में, किसी देश में, तो वो सबसे ज्यादा उचित है। लेकिन अगर प्रजातंत्र
प्रजातंत्र में शासन व्यवस्था नहीं है, माफ करना, कानून व्यवस्था नहीं है, बिना कानून रहित है अगर प्रजातंत्र, तो वो भी अपना विकृत रूप धारण कर लेगा और भीड़ तंत्र के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट में देखेंगे हम शासन का वर्गीकरण। शासन का वर्गीकरण का महत्व क्या है, इनके शासन के वर्गीकरण का महत्व क्या है। तो दोस्तों इसको वर्गीकरण का महत्व और शासन, इनके अरस्तु के शासन के वर्गीकरण का महत्व और इनकी आलोचना, वर्गीकरण की आलोचना, इनको दोस्तों हम देखेंगे इसके सेकंड भाग में। सेकंड भाग में 2 भाग इसके आने वाले हैं, प्रथम भाग कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी सेकंड भाग की, उसे जल्दी से वापस ओपन कर लें, ओपन करके इस भाग को हम इसको कंटिन्यू करें, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर इसी में इसको कवर करेंगे तो काफी लंबा लेक्चर होने की संभावना है, काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट भाग में दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको ओपन कर लें और कंटिन्यू कर दे सेशन को।